नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश में धान की खेती व्यापक क्षेत्र में की जाती है, लेकिन इससे अधिक उपज वही किसान प्राप्त कर पाते हैं जो इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ग्राम सत्ती खेड़ा, जिला भोपाल के प्रगतिशील किसान फारूक खान से, जिन्होंने बासमती धान की खेती वैज्ञानिक तकनीकों को अमल में लाकर की और उससे अच्छी उपज प्राप्त की है। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके आय और व्यय के बारे में। और मैंने इस साल जो है कि धान की फसल बोई थी, जो पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी अच्छी इसकी पैदावार हुई है। तो मैं आपसे वो जो मेरी एक्सपीरियंस हैगा, जो मैंने इसमें मुनाफा लिया हैगा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँगा। और इस बार जो है किसान भाइयों 11-21 वैरायटी लगाई थी, जो हमारे इधर काफ़ी अच्छी सूट करती है किसान भाइयों। इसका बासमती की वजह से इसका रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे कि जो मैंने 1 एकड़ में मैंने जो धान लगाई थी, उसमें 1 एकड़ में जो खर्चा आया हैगा वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँगा। सबसे पहले किसान भाइयों, जो बीज का खर्चा आया वो मेरा 800 रुपये करीब आया हैगा। 7 से 8 किलो करीब मेरा बीज था। और नर्सरी के अंदर मेरा जो खर्चा आया वो आया 500 रुपये। और खेत की तैयारी के अंदर, जुताई के अंदर मेरा खर्चा आया 2000 रुपये। और खाद व उर्वरक के अंदर आया मेरा खर्चा 3000 रुपये। और पौध रोपाई के अंदर मेरा जो 1 एकड़ का खर्चा आया हैगा वो आया 2500 रुपये। और इसमें सिंचाई का जो खर्चा था वो था 1000 रुपये। और मैंने जो निंदाई खरपतवार जो साफ़ करवाया अपना, उसका खर्चा आया 1500 रुपये। किसान भाइयों, जो मेरा कटाई का खर्चा आया वो 2500 रुपये आया। और इसके अंदर जो मेरा ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा था वो 2000 रुपये आया। यूँ करके मेरा कुल खर्चा मिला के हुआ 17,800 रुपये खर्च आया कुल मेरा। और किसान भाइयों, इसके अंदर जो मेरी धान थी वो 18 कुंटल के करीब 1 एकड़ में निकली, जो 2800 के भाव के अंदर तो 50,400 रुपये की हो रही है। तो इसमें से हम अपना 17,800 रुपये खर्च कम कर देते हैं किसान भाइयों, तो हमें जो शुद्ध मुनाफा बचता है 32,600 रुपये बचता है। और इस तरह मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा पाया हैगा। और इसके अंदर मैं भी आप लोगों को यही राय दूंगा, धान लगाइए। और धान के अंदर काफ़ी मुनाफा है, लेकिन उसको सिस्टमेटिकल तरीके से करिए और फालतू खर्च ना करें, फालतू दवाइयों का स्प्रे ना करें जिससे आपका खर्च बढ़े। इस किसान ने धान का इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए धान की नर्सरी तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक के सारे कार्यों को किस तरह से किया, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। किसान भाइयों, हम जिस तरीके से धान की बोनी करते हैं उस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम हमने जो है अपनी नर्सरी की तैयारी शुरू करी थी इसके अंदर। और सबसे पहले नर्सरी से पहले हमें अपने बीज का चयन कर लेना चाहिए किसान भाइयों। हमें अच्छी गुणवत्ता का बीज खरीदना चाहिए किसान भाइयों। अपन इसके अंदर जो है 1 एकड़ के लिए जो है बीज जो है 6 से 8 किलो पर्याप्त होता है। और इसके अंदर हम लोग चाहें तो किसान भाई कार्बन डाइजर मैनकोजेब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सरी जो हम डालें वो शाम के टाइम डालें। इसका जो बीज हैगा वो हम लोग शाम के टाइम डालें। बीज डालने के बाद उसमें हल्का सा पानी भर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। सबसे पहले जिस जगह पे हमें धान लगानी है उस जगह को हम लोग हल्का बखर से हाँक लेते हैं। इसमें किसान भाइयों हम लोग गहरी जुताई नहीं करते हैं, इसमें हल्की जुताई करी जाती हैगी। और किसान भाइयों, इसके अंदर 2 ट्राली गोबर की खाद पर्याप्त होता हैगा। और किसान भाइयों, इसके लिए हम बात करेंगे इसमें जो खाद जो उर्वरक हमें डालना है, जिसमें हमें ट्रांसप्लांट करना है जगह, उस जगह के लिए। तो किसान भाइयों, हम एकड़ की बात करते हैं फिलहाल। तो 1 एकड़ में DAP जो है 50 किलो, पोटास जो है 27 से 30 किलो करीब लगेगा। और यूरिया जो है 30 किलो और 10 से 12 किलो करीब जिंक लगता है। रोपाई से पहले हमें इसको अपने गड्ढों के अंदर, जो हम जो गड्ढे बनाएंगे उसके अंदर डाल देना चाहिए। मचाने से पहले डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे आप मचाने के बाद भी डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। किसान भाइयों, उसमें इस खाद को मैं डाल दिया। और डालने के बाद मैंने उसके बाद उसको ट्रैक्टर के द्वारा, केचुअल के द्वारा उसको मचाया। और उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने ट्रांसप्लांट करवाई धान को। किसान भाइयों, हमें रोपाई करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना हैगा,
कि हमारी जो भी हम धान लगाएं उसके अंदर 3 से 4 सेंटीमीटर गहरी ही लगाएं, उससे ज़्यादा गहरी नहीं करें हमें किसान भाइयों। 21 से 25 दिन के बीच हमारा जो धान का जो रोप है वो ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। ट्रांसप्लांट करने के बाद पहली जो खाद होती है हमारी इसके अंदर वो 14 दिन के अंदर डल जाना चाहिए। 14 से 18 दिन के अंदर पहली खाद दे देना चाहिए और दूसरी खाद जो है हमें देना चाहिए 28 से 30 दिन के बीच के अंदर। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि धान के अंदर जो हमें सिंचाई प्रबंधन करना है उसको हम किस तरीके से करें। पानी सिर्फ 1.5 से 2 ऊंगल पानी भरा रहे तो सफिशिएंट होता है। फ्लावरिंग के बाद से पानी बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए हमारे गड्ढों के अंदर, कंटिन्यू भर कर रखें और बारिश का ध्यान रखें इसके अंदर। अगर बारिश अत्यधिक हो रही है तो उसके अंदर पानी निकासी ज़रूर करके रखें। अब हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के ऊपर। और बारिश लगातार होने की वजह से किसान भाइयों कचरा इसमें 2 बार 3 बार हमें इसको साफ़ करवाया मैंने इसके अंदर से। और कचरा जो हैगा किसान भाइयों हम जो हैगा मेहनतियों के द्वारा इसको साफ़ करवाते हैंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसके अंदर आने वाले जो इसके अंदर कीट हैंगे। तो सबसे पहले आता हैगा तना छेदक। तो किसान भाइयों तना छेदक जो होता हैगा उससे ये होता है किसान भाई हमारी बाल जो है वो सफ़ेद पड़ जाती है और जब ये बाहर निकलती है तो बिल्कुल सफ़ेद करके बाल निकलती है। मैंने इसके तना छेदक के लिए इस्तेमाल करा लेमेंडा 4.5। लेमेंडा की जो मैंने मात्रा ली वो ली मैंने 250 ml प्रति 200 लीटर पानी के अंदर। 1 एकड़ के अंदर इसका स्प्रे करा 200 लीटर पानी का मैंने। और किसान भाइयों दूसरा जो आता है कीट इसमें आता है लीफ फोल्डर। तो किसान भाइयों जो लीफ फोल्डर जो होता है इससे ये पत्ते को मोड़ लेता है। पत्ते को मोड़ के ये पत्ते की जो सतह होती है उसकी जो क्लोरोफिल होती है उसको ये खा लेता है। और हम लोग लीफ फोल्डर के लिए किसान भाइयों हम लोग प्रोफेनो प्लस साइपरमेथ्रिन इस्तेमाल कर सकते हैंगे 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों हम बात करेंगे इसकी बीमारियों के अंदर जो आती हैं। तो किसान भाइयों इसमें जो आता है सीड ब्लाइट आता है इसके अंदर, जिसकी वजह से किसान भाइयों इसके अंदर से जड़ में से इसके धान को जो है कि सड़ना शुरू हो जाती है। और किसान भाइयों जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। किसान भाइयों इसके कंट्रोल के लिए हमें ट्रोपिकोनाजोल प्लस सल्फर 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से हमें इसमें स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों मेरा जो एवरेज था 20 साल से इस साल अधिक आया हैगा और जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ हैगा। पिछले साल से काफ़ी अधिक मुनाफा हुआ है मुझे इस साल। और किसान भाइयों मैं सबको यही राय दूंगा कि आप लोग भी धान का काम करें और इसमें अधिक मुनाफा है। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पिछले 25 से 30 वर्षों में कई उन्नत तकनीकियों का इजाद किया गया है, जिसमें फसल कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ और बहुत तेजी से किसानों की जरूरत बन गई। इससे खेती तो आसान हो गई, लेकिन इस मशीन से कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाना हमारे वातावरण के लिए खतरा बन गया। इसे ध्यान में रखते हुए रोटरी स्लेशर यंत्र का विकास किया गया, जो पराली प्रबंधन के लिए अच्छा विकल्प है। आइए इसके बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र CIA भोपाल के कृषि इंजीनियर DK द्विवेदी से। ये जो हम आग लगा देते हैं धान के पुआल में, उससे बहुत भारी नुकसान होता है। अभी ये निर्धारित भी किया गया है कि जो भी कंबाइन हार्वेस्टर अभी यूज किए जाएंगे उनमें इस तरह के यंत्र लगे होंगे जो कि भूसे को छोटे छोटे भाग में विभाजित करेंगे। इसकी वजह से आपको ये जो आगे नुकसान हो रहा था, आपको जुताई में परेशानी हो रही थी, वो परेशानी नहीं होगी और आप आराम से बुवाई का कार्य कर सकते थे। लेकिन किसान भाइयों आप लोग ये पुरानी आदत में जो पड़े हुए थे, जो आप पुरानी नई आजकल नए कृषि यंत्रों का विकास होता जा रहा है। युग में जो वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी अधिक मेहनत से काम कर रहे हैं और कृषि यंत्रों का विकास कर रहे हैं। तो इस कृषि यंत्रों के विकास के क्षेत्र में एक जो पुराना यंत्र है वो उसे मॉडिफाइड करके अभी डेवलप किया है नया फॉर्म में, जिसका नाम है रोटरी स्लेशर, जो कि खेत के बचे हुए कृषि अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती हैं। तो किसान भाई आज हम जिस यंत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है रोटरी स्लेशर। रोटरी स्लेशर का विकास सरल तरीके से पराली प्रबंधन के लिए एक अच्छी पहल है। और भी बहुत से यंत्र हैं जो कि काफी महंगे हैं और छोटे और मध्यम किसानों की पहुंच से बहुत दूर हैं। ऐसे किसानों के लिए रोटरी स्लेशर कम लागत वाला बढ़िया विकल्प है। इसमें हम और आगे चलें तो इसमें 2 ब्लेड, 3 ब्लेड और 4 ब्लेड, एक रोटरी शाफ्ट के ऊपर गियर बॉक्स के ऊपर 2 ब्लेड लगे रहते हैं,
किसी में 3 ब्लेड और किसी में 4 ब्लेड। तो इस तरह से ये रोटरी मोशन में घूमता है, इसीलिए हम इसको रोटरी, और चूंकि कटाई का कार्य करता है इसलिए स्लैशिंग करके कटाई का कार्य करता है, इसलिए हम इसे रोटरी स्लैशर जो है नाम दिया गया है। और देसी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में किसान भाइयों, आप लोग जिसको चक्रा कहते हैं, चक्रा का अर्थ है कि गोल गोल घूमने वाला। अब इसमें 2, 3 और 4 ब्लेड की डिजाइन के ब्लेड लगे रहते हैं जो कि घूम करके काट देते हैं। अब हम इसको चलाने के लिए बात करें तो इसका मुख्यतः उपयोग धान या गेहूं काटने के बाद जो हमारा कृषि अवशेष है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करके और मिट्टी में मिलाने के लिए उपयोगी होता है। इसमें हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो कृषि अवशेष है धान में वो बदल देते हैं, उसके बाद हम कल्टीवेटर या रोटावेटर चला करके ज़मीन में मिला देते हैं, जिससे कि हमारी खेत तैयार हो जाता है और बुवाई में सीड ड्रिल के अंदर टुकड़े नहीं फंसते हैं, बुवाई में आसानी होती है, मशीन भरती नहीं है। हम जो है इसको 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ खेत का रोटरी वर्क कर सकते हैं। जो कटाई का वर्क है, जो पतली पतली फसल जो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना है, 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ कर सकते हैं। और इसमें लगभग 4 से 5 लीटर डीजल का व्यय आता है उस समय ट्रैक्टर पर, क्योंकि लोड पर ट्रैक्टर चलता है। अगर हमारे पास डीकम्पोजर है, वेस्ट डीकम्पोजर आता है, वेस्ट डीकम्पोजर को अगर हम उपयोग कर लेते हैं तो वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से हम इसको 15 दिन में, ये 15 से 20 दिन के अंदर सड़ना चालू हो जाता है और ये पूरी तरह से खेत से खाद में परिवर्तित हो जाता है। CSSRI लखनऊ ने एक ऐसे जीवाणु की खोज की है जो लगभग 20 दिन में इन अवशेषों को डिकम्पोज करके नष्ट कर देता है। यह जीवाणु तरल अवस्था में होता है जिसे पानी के साथ मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर देते हैं। लगभग 20 दिन बाद यह सड़कर डिकम्पोज हो जाता है। इस डिकम्पोजर का नाम हेलो CRD दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करके इसे आप ले सकते हैं। अब हम इसका जो कीमत है लगभग 70,000 रुपये, इसमें लगभग अनुमानित कीमत है। इसमें जो कम वजन के हैं, थोड़ा सा छोटे साइज के हैं, उनकी कीमत घट जाती है। साथ ही साथ किसान भाइयों, आपको उपयोगी जानकारी के लिए केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल में कृषि यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप चाहें तो 3 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, आप भ्रमण कर यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रायपुर, दुर्ग, कांकेर, कबीरधाम और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। धान की फसल में कटुआ कीट की इली अवस्था फसल को नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए लेमडासाइहेलोथ्रिन 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। धान की फसल में माहो कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। 10 से 15 प्रति पौधा हो जाने पर शुरुआत में ब्यूप्रोफोजिन 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल पकने की अवस्था में होने पर फसल की कटाई करने के पश्चात 1 से 2 दिनों तक धूप में सूखने हेतु खेतों में छोड़ दें। धान की कटाई के तुरंत बाद जैसे ही खेत में बतर आता है 2 से 3 जुताई कर पाटा चलाना चाहिए। कम जुताई होने पर खेत अच्छा तैयार नहीं होता है एवं गेहूं का अंकुरण कम होता है। गेहूं का बीज दर 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लाएं। धान की कटाई के उपरांत संचित नमी के उपयोग हेतु 0 सीड ड्रिल द्वारा फसलों की बुआई करें। चने की समय पर बुआई करके विल्ट बीमारी से बचाव करें। चने की जिन खेतों में उकठा एवं कलर रॉट बीमारी का प्रकोप प्रतिवर्ष होता है वहां चने के स्थान पर गेहूं, तिवड़ा, कुसुम एवं अलसी की बुआई करें, अर्थात फसल चक्र अपनाएं। चने का बीज दर 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा
राइजोबियम कल्चर 6 से 10 ग्राम तथा ट्राइकोडर्मा पाउडर 6 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। सरसों की उन्नत प्रजातियों जैसे पूसा जय किसान, पूसा बोल्ड, वरदान, वरुणा, क्रांति, छत्तीसगढ़ सरसों इत्यादि की बुआई करें। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वर्तमान समय में मृदा नमी में कमी हो रही है एवं साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी दर्ज की गई है। अतः किसान भाई सब्जी वाली फसलों में हल्की सिंचाई करें, भारी सिंचाई न करें। पपीते की फसल में हर 15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें। किसान भाई केला की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च एवं गोभी वर्गीय सब्जियों की तैयार रोपणी को खेत में लगाएं। गेंदा में फूल आने का समय है, अतः बाजार भेजना सुनिश्चित करें। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव हेतु रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। दुधारू गायों एवं भैंसों को थनैला रोग से बचाव हेतु पूर्ण दूध दोहन करें एवं दोहन के बाद आयन एवं थन को जीवाणुनाशक घोल से धो दें। इस माह के मध्य तक मवेशियों के लिए बरसीम एवं जई की बुआई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है। ग्राम बमनी, जिला कटनी के सुरेंद्र कुमार ने, आपने सिंघाड़े की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस समय हमारी जो फसल सिंघाड़े की लगी हुई है, इसमें वानस्पतिक वृद्धि का समय चल रहा है और वानस्पतिक वृद्धि के कम से कम 15-20 दिन बाद इसमें पुष्पन की अवस्था आएगी और उसके बाद आपको फल लगने की समय आएगा। लेकिन किसान भाइयों, इस समय उनकी देखभाल का बड़ा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि के समय ही हमारे तालाबों में फसल के साथ में सिंघाड़े के साथ में कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो जलीय खरपतवार है, वो काफ़ी उनके साथ प्रतियोगिता करते हैं, जो पोषक तत्वों के लिए रोग, कीट, कई तरह की व्याधियां वो साथ में रखते हैं। तो हमें जो एक्वेटिक हमारे जो जलीय खरपतवार हैं उनको उससे निकालना है और ख़ास करके इस तरह का जो कार्यक्रम है इसको हम मैनुअली या हमें हाथों से ही निकालना पड़ेगा, जिससे हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं हो। और हमें जैविक की तरफ इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमें जो रासायनिक खरपतवार नाशक है उनका न प्रयोग करके हम इसे हाथ से ही निकालें तो हमारी फसल वानस्पतिक वृद्धि के समय अच्छी बढ़वार करेगी, तो निश्चित है उसमें फूल भी अच्छी आएंगे तो फल भी अच्छे से अच्छे लगेंगे। किसान भाइयों, अभी आपने जाना सिंघाड़े की फसल को खरपतवारों से कैसे मुक्त रखें। अब आइए जानते हैं सिंघाड़े की फसल की अच्छी पैदावार हो इसके लिए उर्वरक प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, इसी के साथ में हमें जब हमारे खरपतवार और ये सब साफ हो जाएं उसके बाद हमें पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वैसे तो हम उसमें आधार खाद के रूप में हमारा गोबर की खाद है और हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इस तरह के पोषक तत्व हम दे चुके होंगे। लेकिन इस समय हम फसल का निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि के समय जब हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें पोषक तत्वों की कमी से कभी कभी फसल में पीली दिखती है, कि लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं। तो इस समय हमें पोषक तत्वों के लिए किसान भाइयों हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व उस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो इसके लिए हमें सल्फर है, जिंक है, इस तरह के पोषक तत्वों का हमें प्रयोग करना ही है। साथ में हमें जो हमारा NPK जो 19-19 जो हमारा आता है उसको 1 एकड़ के लिए 1 किलो बहुत पर्याप्त होता है। अगर उसको आप इस समय छिड़काव करते हैं तो हमारी फसल को पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। और अगर इसका आपको प्रयोग करना है तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से का घोल बनाएं और इसका एक समान छिड़काव करें, तो निश्चित है आपकी फसल में अच्छी पुष्पन की अवस्था भी आएगी और फल भी अच्छी बनेंगे। किसान भाइयों, सिंघाड़े की फसल में कीट और रोग का भी बहुत अधिक प्रकोप होता है, जिससे फसल की बढ़वार और उत्पादन में काफी कमी हो जाती है। तो आप कैसे करें कीट और रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं इस बारे में। इसमें फसल सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और खरीफ के मौसम में हमारी फसल सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सिंघाड़ा एक जल में उगने वाली फसल है और इस समय इसमें कई तरह के कीट लगते हैं। इसमें प्रमुख रूप से देखा जाता है लाल भृंग जो हमारा है, ये सिंघाड़ा भृंग जैसे नाम से जानते हैं, ये काफ़ी नुकसान करता है। ये इसकी 2-3 अवस्थाएं आप देखेंगे, इसका प्रौढ़ भी नुकसान करता है। इसकी जो लार्वा है जो उसके डंठल के अंदर घुस जाती है, वो कभी कभी डंठल को इतना अंदर से खा जाती है कि डंठल की वजह से जब डंठल सड़ जाता है तो हमारा पूरा का पूरा जो उसका छत्ता है वो ज़मीन में, वो पानी में डूब जाता है और हमारा काफ़ी उससे नुकसान होता है।
तो इस तरह से किसान भाइयों इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि भृंग का कितना आक्रमण है। जो हमारा सिंगाड़ा भृंग है इसको विशेष रूप से देखना है आपको। उसकी जो सुरंगी जो लाल रंग की उसमें जो निकलती है वो काफ़ी नुकसान करती है, उसको भी देखना है। कई बार हमारे फल भी लग जाते हैं, उसके अंदर भी छेद करके अंदर घुस जाते हैं, खाते हैं, तो ये नुकसान करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हो सके तो हम जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें, क्योंकि ये एक खाने वाली फसल है और खास करके पानी में रहती है तो हमारे डायरेक्ट संपर्क में आती है। तो इसके लिए हमें नीम का जो तेल है उसका 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के एक समान अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपको ये कीट हैं जो व्याधि हैं ये काफ़ी नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आक्रमण हो जाए और हमारे प्रारंभ में हमने जैविक का प्रयोग नहीं किया है तो हमें फिर रासायनिक दवाइयों की तरफ जाना पड़ेगा। रासायनिक दवाइयों में किसान भाइयों हमें क्लोरोपाइरीफास जो हमारा कीटनाशक है इसकी हो सके तो आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएं और इसका आप एक समान छिड़काव करें तो निश्चित है कि इसकी तीनों अवस्थाओं के कीट हैं उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और हमारी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगी। किसान भाइयों फसल सुरक्षा में जो हमारे कीट प्रबंधन के बाद में एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है बीमारियों का। इसमें कई तरह की बीमारियां आती हैं जिसमें प्रमुख रूप से देखने में आती है दहिया जो रोग है। पत्तियों पे आप देखो दही जैसे आकार का उस पर पत्तियों में जम जाता है और ये कभी कभी इतना सफ़ेद रंग का जम जाता है कि इसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो काफ़ी बाधित हो जाती है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी तो हमारे फूल और फलन पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तो किसान भाइयों इसके लिए अगर हो सके हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करें। तो किसान भाइयों इस तरह जो हमारी सिंगाड़े की फसल है उसका एकीकृत कीट प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, रोग प्रबंधन, इस तरह से हम पूरे संपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन भी करते हैं तो निश्चित है सिंगाड़े की फसल हमारी बहुत अच्छी होगी और बाजार में भी उसका ले जाकर के आप अच्छी से अच्छा लाभ कमा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।